फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज की वीडियो का विषय है द्विगु समास। आज हम लोग सीखेंगे द्विगु समास। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कर्मधारय समास पार्ट ए और पार्ट बी। तो एक बार हल्का सा कर्मधारय समास की थोड़ी सी चर्चा की ली जाए। देखिए, कर्मधारय समास के दोनों पदों में जो संबंध होगा विशेषण विशेष का होगा। पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष्य होगा, या पहला पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। विशेषण विशेष, उपमान उपमेय। कभी कभी ऐसा भी होता है कर्मधारय समास में कि दोनों पद ही विशेषण होते हैं, उसमें भी कर्मधारय समास होता है। आज की वीडियो जो है वो चर्चा करने के लिए हम लोग तैयार हैं द्विगु समास पर। ठीक, अब द्विगु समास क्या होता है, तो परिभाषा क्या कहती है? जिस समास का पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण हो। जिस समास का पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण हो जो संख्या के रूप में दूसरे पद की विशेषता बतलाए, उसे द्विगु समास कहते हैं। कहने का मतलब द्विगु समास एक ऐसा समास होता है, इसका जो पहला पद होता है वो कोई संख्यावाची होता है। वो संख्यावाची होता है, कितना कितनी लगाकर आपको मिलेगा। ठीक, कितना कितनी लगाएंगे तो उत्तर में जो शब्द आपको प्राप्त होगा वो संख्यावाची होगा। और इस समास का, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और ये संख्या के रूप में दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। जिस पद की विशेषता बतलाता है वो दूसरा पद होता है, इसलिए दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक, अब संकेत को देखें तो संकेत पर फोकस करें तो इसमें समझ में आता है कि समास के विग्रह। और जब आप द्विगु समास का विग्रह करने जाएंगे तो द्विगु समास के विग्रह में आपको समाहार, समूह शब्द की प्राप्ति होती है। ठीक, तो याद रखिए, इसका जब आप विग्रह करने जाएंगे तो विग्रह में आपको समाहार शब्द की प्राप्ति होती है। ठीक, तो आई होप ये बातें समझ में हम लोगों के आ गई। ठीक, क्या द्विगु समास? द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है जो संख्या के रूप में दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। जब इस समास का हम विग्रह करने जाएंगे, इस समास के विग्रह में समाहार शब्द की प्राप्ति होगी। ठीक, कैसे? जैसे देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है दोपहर। दोपहर बराबर दो पहरों का, दो पहरों का समाहार, का समाहार। जैसे है त्रिभुज। त्रिभुज, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। तीन भुजाओं, तीन भुजाओं का समाहार, का समाहार। जैसे है चतुर्भुज। चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार। चार भुजाओं का समाहार, का समाहार। जैसे है तिराहा। तिराहा तीन राहों का समाहार। तीन राहों का समाहार, समाहार। से चौराहा। चौराहा चार राहों का समाहार। चार राहों का समाहार, का समाहार। जैसे पंजाब पांच आबों का, आबों, आबों नदियों, नदियों का समाहार। पंचवटी। पंचवटी पांच बटों का, वटों का समाहार। पांच बटों का समाहार। जैसे पशेरी।
5 शेरों का 5 शेरों का 5 शेरों का समाहार। 5 शेरों का समाहार। जैसे सतसई, सतसई 700 का समाहार। 700 का समाहार। 700 का समाहार। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बराबर 8 अध्यायों का, 8 अध्यायों का, अध्यायों का समाहार। 8 अध्यायों का समाहार। अष्टभुज, अष्टभुज 8 भुजाओं का समाहार। 8 भुजाओं का समाहार। 8 भुजाओं का समाहार। नवरत्न, नवरत्न, नवरत्नों का, नवरत्नों का, रत्नों, नवरत्नों का समाहार। नवरत्नों का समाहार। ठीक। जैसे नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। नवग्रहों का समाहार। समाहार। आपने ये देखा। अब अगर देखें तो ये वाले जो हैं इनका पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण है। ठीक। और फिर अगर इनका देखें तो इनका भी क्या पहला जो पद है वो संख्यावाची विशेषण है। ठीक। और जब आप इनका विग्रह कर रहे हैं, ठीक, विग्रह करने पर आपको इनके विग्रह में समाहार शब्द की प्राप्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे त्रिलोचन, त्रिलोचन बराबर 3 लोचनों का, 3 लोचनों का समाहार। समाहार। त्रिगुण, त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 वेणियों, वेणियों 3 वेणियों, वेणियों माने धाराएं, धाराएं, धाराओं का समाहार। त्रिगुण 3 गुणों का समाहार। 3 गुणों का समाहार। त्रिदेव, त्रिदेव बराबर 3 देवों का, 3 देवों का समाहार। त्रिफला, त्रिफला 3 फलों का, 3 फलों का समाहार। चतुर्वेद 4 वेदों का, वेदों का समाहार। जैसे 10 कंधर, 10 कंधों का, 10 कंधों का समाहार।
जैसे दशानन, दशानन, दश आननों, आननों का समाहार, का समाहार। षडानन, षडानन, षड आननों का, षड आननों, आननों का समाहार, समाहार। चतुरानन, चतुरानन, चार आननों का, आननों का समाहार, समाहार। ऐसे त्रिलोक, त्रिलोक, तीन लोकों का, तीन लोकों का समाहार। त्रिकाल, तीन कालों का, तीन कालों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का, तीन भुवनों का समाहार, समाहार। तिरंगा, तिरंगा, तीन रंगों का, तीन रंगों का समाहार। ये आपने ये देखा, ठीक। तो आपने ये देखा द्विगु समास। अभी इनका पहला पद देखें तो ये संख्यावाची विशेषण है, ठीक। और यहाँ देखें तो इनका भी पहला पद संख्यावाची विशेषण है। तो आपने समझा, यहाँ पे एग्जाम्पल तमाम आपने देखा, ठीक। तो ऐसा समास जिस समास का पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण हो, जो संख्या के रूप में दूसरे पद की विशेषता बतलाता हो, और जिसके विग्रह करने पर समाहार शब्द की प्राप्ति होती है, हम उसे कहते हैं द्विगु समास, ठीक। और देख लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे दुअन्नी, दुअन्नी, दो आनों का, दो आनों का समाहार, समाहार। चवन्नी, चार आनों का, आनों का समाहार। अठन्नी, अठन्नी, आठ आनों का, आठ आनों का समाहार। आपने ये देख लिया द्विगु समास। तो द्विगु समास यहाँ पे समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी समास समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो अंतर बताना है कि कर्मधारय में और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। फिर समझिए, जैसे कोई ऐसा पद कोई ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, उसमें हमेशा याद रखिए दो समास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बोला, मान लीजिए कोई ऐसा समास हो जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद उसका विशेष हो, तो याद रखिएगा उसमें हमेशा दो समास होता है, कर्मधारय भी होगा और बहुब्रीहि भी होगा। अब कैसे जानेंगे कि कब कर्मधारय होगा और कब बहुब्रीहि होगा, तो जब हम उनका विग्रह करेंगे। इसी प्रकार से द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर, कोई ऐसा समास जिसका पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण हो, उसमें हमेशा दो समास होगा, द्विगु भी होगा और बहुब्रीहि भी होगा। अब कैसे जानेंगे कि कब द्विगु हो जा रहा है कब बहुब्रीहि होगा, तो याद रखिएगा जब आप विग्रह करोगे, विग्रह करने पर आपको पता चल जाएगा। तो यही अंदर जानना है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक। यहाँ से पूछ लेता है, कई बार पूछा है, ठीक। आइए देख लेते हैं इसको।
तो द्विगु यहाँ पे समाप्त हो जाता है, लेकिन अब अंतर यहाँ चलेगा कि कर्मधारय और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो कर्मधारय में मैंने आपको क्या बताया था, कर्मधारय में ये बात है कि कर्मधारय समास का पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष होगा। तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष का संबंध होता है वो कर्मधारय समास होता है। जिस समास के दोनों पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है वो हमेशा याद रखो कर्मधारय समास होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो निकल के आ रही है, कर्मधारय कर्मधारय और द्विगु समास कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। अब यहाँ देखें क्या अंतर होता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब पहले आप ये जानो कि ये कर्मधारय क्या होता है और बहुब्रीहि क्या होता है, दोनों पढ़ाए जा चुके हैं। कर्मधारय समास एक ऐसा समास होता है इसका पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष होगा। पहला पद उपमान होगा, दूसरा पद उपमेय होगा। बात करें बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसके दोनों पद गौड़ होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है। कहने का मतलब बहुब्रीहि एक ऐसा समास है इसके दोनों पद गौड़ होते हैं लेकिन दोनों मिल करके किसी तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं। अब हमको अंतर देखना है, ठीक, कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर होता है। अक्सर हम फंस जाते हैं, तो जहां हम फंसते हैं वहीं से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है। अब देखें क्या बोलता है, इन दोनों समासों में अंतर का आधार इनका विग्रह है। याद रखिए, ठीक। ये क्या बोलता है, इन दोनों समासों में किसकी बात करता है, कर्मधारय की बात करता है और बहुब्रीहि की बात करता है। कहता इन दोनों समासों के, ठीक, इन दोनों समासों में जो अंतर होता है उनके अंतर का जो आधार होता है वो क्या होता है, विग्रह। इन दोनों समासों में अंतर का आधार इनका विग्रह होता है। कैसे होता है देखते हैं, थोड़ा एक संकेत ले लेते हैं। संकेत क्या बोलता है, कहता है कोई ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष हो का विग्रह यदि पदात्मक हो तो कर्मधारय समास और यदि विग्रह वाक्यात्मक हो तो बहुब्रीहि समास होता है। अब यहां देख लीजिए, कहता है कोई ऐसा समास लें जिस समास का पहला पद क्या हो, कोई ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। याद रखिएगा, कोई ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, याद रखिए उसमें हमेशा दो समास होगा।
कर्मधारय भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा। तो कैसे जानेंगे? विग्रह करके जानेंगे। अगर ऐसे समास का जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, अगर ऐसे समास का विग्रह क्या हो? पदात्मक हो, पदात्मक हो, तो याद रखिएगा कर्मधारय समास होगा। और अगर विग्रह क्या कर दें? वाक्यात्मक कर देंगे तो बहुव्रीहि समास होगा। कैसे? जैसे देखते हैं। जैसे अब यहां पूछ लिया कि नीलकंठ, अब नीलकंठ की बात करें तो नीलकंठ का पहला पद क्या है? विशेषण है, और दूसरा पद क्या है? विशेष है। अब नीलकंठ आपके एग्जाम में पूछ लिया कि नीलकंठ में समास है, तो याद रखिए एक ऐसा समास है जिसका पहला पद क्या है? विशेषण है। ठीक, ये इसका पहला पद हमारा ये विशेषण है। ठीक, ये विशेषण है, ये विशेषण है, और इसका जो दूसरा पद है वो क्या है? विशेष है, विशेष है। तो सीधी सी बात है, इसमें दो समास होगा, कर्मधारय भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा। तो कैसे जानेंगे? विग्रह कर देंगे। अगर इसका विग्रह हमने पदात्मक कर दिया तो कर्मधारय समास हो जाएगा, और अगर विग्रह हमने वाक्यात्मक कर दिया तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो कैसे? देख लेते हैं। तो ये पदात्मक विग्रह, पदात्मक विग्रह कर दिया। ठीक, तो क्या मिला? नीलाकंठ, नीलाकंठ, ये नीलाकंठ हो गया। तो नीलाकंठ हो गया तो सीधी सी बात इसमें क्या हो गया? कर्मधारय हो गया, कर्मधारय हो गया, कर्मधारय हो गया। और फिर अगर इसका विग्रह कर दिया वाक्यात्मक, तो क्या? वाक्यात्मक विग्रह, वाक्यात्मक विग्रह, तो क्या होगा? नीला है कंठ, नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी, शिव जी। ठीक, यहां हो गया हमारा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि हो गया। अंदर आपने समझा होगा। ठीक, यहाँ पे आपने ये देख लिया। ठीक, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। अब एक और समास लेते हैं। ठीक, देखते हैं वो। जैसे यहां है लंबोदर, लंबोदर। अब लो, अब लंबोदर में देखें तो इसका पहला पद क्या है? विशेषण है, और दूसरा पद क्या है? विशेष है, लंबा उदर। ठीक, इसका विग्रह अगर करेंगे तो हमने क्या, हमने इसका विग्रह करना पदात्मक विग्रह, पदात्मक विग्रह कर दिया तो क्या मिला हमको? हमको मिला लंबा उदर, लंबा उदर। तो क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया कर्मधारय। जब विग्रह पदात्मक होगा तो कर्मधारय हो जाएगा, और जब विग्रह वाक्यात्मक होगा तो याद रखिएगा क्या? वाक्यात्मक विग्रह। तो हो गया हमारा लंबा है, लंबा है उदर जिसका, जिसका अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी, गणेश जी। अभी इसमें क्या हो गया? हमारा हो गया इसमें बहुव्रीहि, बहुव्रीहि हो गया। आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन एग्जाम में पूछता कैसे है, अब उसका टाइप देख लीजिए।
जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया पीतांबर, जैसे दे दिया प्रश्न है, प्रश्न एक दे दिया पीतांबर, पीतांबर में समास है, में समास है, पीतांबर में समास है। अब दे दिया ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में दे रहा है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। ऑप्शन बी में दे दिया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। ऑप्शन सी में दे दिया द्विगु, द्विगु। ऑप्शन डी में दे दिया तत्पुरुष। अभी देखें तो अगर कोई ऐसा समास पूछ ले आपसे जिसका पहला पद विशेषण हो, तो जी हाँ, पीत अंबर, पीला अंबर, इसमें जो पीत वर्ड है ये क्या है, ये विशेषण है। और अंबर क्या है, अंबर माने वस्त्र होता है, अंबर इसमें विशेष है। तो कोई ऐसा समास अगर आपसे पूछ ले जिसका पहला पद विशेषण हो और उसका दूसरा पद विशेष हो, ऑप्शन को गौर से देखो, उसमें दो समास होगा, कर्मधारय भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा। अब विकल्प देखें, अगर विकल्प में सिर्फ बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि सही होगा, अगर कर्मधारय नहीं है तो बहुव्रीहि सही होगा। यहां हमारा बहुव्रीहि सही है। ठीक, अब देखें एक और टाइप, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है, पूछ लिया पीतांबर में समास है, पीतांबर में समास है, में समास है। अब आपसे दे दिया ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि दे दिया, फिर बी दे दिया कर्मधारय, कर्मधारय, और सी दे दिया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, और डी दे दिया द्वंद्व। अब देखो पीतांबर का पहला शब्द क्या है, पहला जो इसका पद है वो क्या है, विशेषण है, और इसका दूसरा पद क्या है, विशेष है। तो अब गौर से हम ऑप्शन को देखेंगे, अगर ऑप्शन में दोनों आए हैं, बहुव्रीहि भी आया है और कर्मधारय भी आया है, तो याद रखिए जिस समास का पहला पद विशेषण होगा, दूसरा पद विशेष होगा, उसमें दो समास होगा, कर्मधारय भी होगा, बहुव्रीहि भी होगा। अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं तो आपका प्रेफरेंस होगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कर्मधारय को इग्नोर करते हैं और बहुव्रीहि समास को प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हमारा सही है। अब और टाइप देख लें एक ठो, जैसे दे दिया प्रश्न नंबर 3, पीतांबर में, पीतांबर में समास है, में समास है, समास है। अब दे दिया ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, और बी दे दिया आपका कर्मधारय, कर्मधारय, और सी आपका दे दिया द्वंद्व, और डी दे दिया ए और बी, ए एंड बी दोनों। अब क्या करें, कौन सा ऑप्शन चाहिए, जी हाँ, पीतांबर का पहला जो पद है वो विशेषण है और इसका दूसरा पद विशेष है, तो लाजमी है कोई ऐसा समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होगा, उसमें दो समास होगा, कर्मधारय और बहुव्रीहि। और अगर आपके विकल्प में दोनों आए हैं तो याद रखिए, विकल्प देखिए कि विकल्प में ए एंड बी, बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय है। अगर कर्मधारय नहीं होता तो बहुव्रीहि होता, अगर बहुव्रीहि नहीं होता तो कर्मधारय होता, और जब दोनों आए हैं तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी दोनों। आई होप यहां तक बातें समझ में आ गई। ठीक, अब चलते हैं द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर जान लेते हैं। द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर,
बहुव्रीहि समास में अंतर, समास में अंतर। अब ले ले, यहां देखते हैं क्या। उधर हमने देखा था कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर, अब यहां देखता है। तो याद रखो इन दोनों समासों में भी अंतर का आधार इनका विग्रह ही है, इनका विग्रह ही है। अब क्या बोलता है? संकेत कहता है क्या कहता है? कोई ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो का विग्रह यदि पदात्मक हो तो द्विगु समास, और यदि विग्रह लेकिन यदि विग्रह वाक्यात्मक हो तो बहुव्रीहि समास होता है, अब देखो यहां कहता है, अब हम लोग अंतर जानने जा रहे हैं कि द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। ठीक, तो द्विगु समास तो अभी हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया ही है। द्विगु समास ऐसा समास होता है, इसका पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण होगा जो संख्या के रूप में दूसरे पद की विशेषता बतलाएगा, और जिसकी विशेषता बतलाएगा वही पद प्रधान होता है, अर्थात इसका दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, और बहुव्रीहि तो आप समझ ही रहे हैं। तो कहता है द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है? तो कहता है इन दोनों समासों में भी अंतर का आधार इनका विग्रह ही है। ठीक, समझने की बात यहाँ है। कहता है कोई ऐसा समास जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाची विशेषण हो। ऐसा समास जिसका पहला पद कोई संख्यावाची विशेषण हो, ऐसे समास का विग्रह अगर पदात्मक होगा तो द्विगु समास हो जाएगा, और अगर उसका विग्रह वाक्यात्मक होगा तो बहुव्रीहि समास हो। फिर समझिए, याद रखिए, कोई भी समास हो, अगर कोई समास ऐसा हो जिसका पहला पद विशेषण हो, अगर उसका विग्रह कोई ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण हो। याद रखना, अगर पहला पद उसका संख्यावाची विशेषण है उसमें दो समास होगा, द्विगु भी होगा बहुव्रीहि भी होगा। कैसे पता करेंगे? विग्रह कर देंगे। अगर विग्रह हमने पदात्मक कर दिया द्विगु समास हो जाएगा, और अगर विग्रह हमने वाक्यात्मक कर दिया तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कैसे? जैसे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे दे दिया चतुरानन है। अब चतुरानन का क्या, इसका पहला पद क्या है? संख्यावाची है, और इसका दूसरा पद क्या है? देखते हो तो संख्यावाची पहला है और दूसरा पद जो होता है क्या, उसकी ये संख्या के रूप में क्या कर रहा है? विशेषता प्रकट कर रहा है। ठीक, अब इसमें दो समास होगा। ठीक, क्या होगा? द्विगु भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा। अगर पदात्मक विग्रह कर देंगे तो पदात्मक विग्रह कर दिया, पदात्मक विग्रह किया
तो हो गया चार आनन, चार आनन। तो यहां पे हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा दिगु। और अगर हमने विग्रह क्या वाक्यात्मक कर दिया, वाक्यात्मक विग्रह, तो बराबर क्या हुआ हमारे लिए, ठीक। तो ये हो गया चार हैं आनन जिसके, चार हैं आनन, आनन जिसके, जिसके अर्थात, अर्थात, अर्थात में कौन आ जाता है, विष्णु जी, नहीं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। अब विग्रह क्या किया यहाँ पे पदात्मक हुआ है तो जो क्या द्विगु समास हो गया। अगर यहाँ पे विग्रह हमने क्या कर दिया वाक्यात्मक कर दिया तो बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक। अब यहाँ और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ दे दिया त्रिवेणी, त्रिवेणी, अब ले यहाँ त्रिवेणी, तो त्रिवेणी में भी वही बात है, इसका हमने पदात्मक विग्रह करना, पदात्मक विग्रह। तो पदात्मक विग्रह में तीन वेणियां, तीन वेणियां, वेणियां, तीन वेणियां, वेणियां का मतलब क्या, तो यहाँ पे क्या वेणी का मतलब धारा होता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया हमारा दिगु, दिगु। और अगर हमने इसका वाक्यात्मक विग्रह कर दिया, वाक्यात्मक विग्रह, तो हो गया तीन हैं, तीन हैं वेणियां, वेणियां जिसकी, जिसकी अर्थात संगम, अर्थात संगम। तो क्या हो गया संग, यह हो गया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि, ठीक। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अब देखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता कैसे, किस टाइप, किन किन टाइप का इस पे आधारित पूछता, जरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया, प्रश्न पहला है, पूछ लिया आपसे कि तिरंगा में समास है, तिरंगा में समास है, समास है। अब आपसे पूछ लिया, पहला दे रहा है ए, दे रहा है दिगु, बी दे रहा है द्वंद, द्वंद, और सी दे रहा है, सी दे रहा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, और डी दे रहा है आपका दे रहा तत्पुरुष, तत्पुरुष। अब ले, तो तिरंगा का जो पहला शब्द, पहला पद है वो क्या है, संख्यावाची विशेषण है। और अगर आम के विकल्प में दिगु और बहुव्रीहि दोनों नहीं आ रहे हैं, खाली दिगु आ रहा है, तो समझ लीजिएगा दिगु आपका सही है। अगर आपसे पूछ लिया प्रश्न नंबर 2 टाइप कि तिरंगा में समास है, तिरंगा में समास है, समास है, और आपसे पूछा ऑप्शन ए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बी दे दिया द्वंद, सी दे दिया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, और आपका डी दे दिया तत्पुरुष। अब क्या है, तिरंगा में समास है तो याद रखो दिगु इसमें है नहीं कहीं, तो बहुव्रीहि हमारा सही होगा। और अगर मान लीजिए जैसे प्रश्न नंबर 3 पूछ लिया, ठीक, प्रश्न आपका पूछा 3 कि तिरंगा में समास है, तिरंगा में समास है, समास है, ऑप्शन दिया आपके सामने ए बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, ऑप्शन बी में दिया दिगु, दिगु, ऑप्शन सी में दिया द्वंद,
द्वंद्व, और ऑप्शन डी में दिया अव्ययी भाव। अव्ययी भाव। अब क्या है, अब तो तिरंगा क्या, तो याद रखो कोई ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होगा उसमें हमेशा दो समास होगा, उसमें द्विगु भी होगा बहुब्रीहि भी होगा। तो अब आपके विकल्प में दोनों आ गए, तो जब दोनों आ गए तो हम प्रेफरेंस देंगे बहुब्रीहि को और इग्नोर करेंगे किसको, द्विगु को। फिर देखें प्रश्न नंबर 4 कहता है तिरंगा में समास है, तिरंगा में समास है, समास है। आपके सामने दे दिया ऑप्शन ए द्वंद्व, ऑप्शन बी दिया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ऑप्शन सी दिया तत्पुरुष, तत्पुरुष, और ऑप्शन डी दिया ए एंड बी दोनों। तो क्या अब दोनों, जी हाँ दोनों, तिरंगा में क्या दोनों होते हैं, द्वंद्व भी होता है कहीं, एक मिनट यहाँ गलत हो गया, ठीक, यहाँ होगा हमारा बहुब्रीहि, यहाँ होगा हमारा बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। तो जी हाँ ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसमें हमेशा दो समास होगा, द्विगु भी होगा बहुब्रीहि भी होगा, ठीक। यहाँ द्विगु नहीं लिखा, देखो कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक, ये द्विगु होगा, ठीक। तो क्या हुआ, ए एंड बी दोनों। आई होप यहाँ पर समास आपका विराम लेता है। पूरा का पूरा समास हमने आपको पढ़ा दिया है। आज की वीडियो में समास समाप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में बस यहीं तक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। चलते चलते रोज की भांति एक खास रिक्वेस्ट आपसे, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय मिलती रहे। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।